हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। आज हम कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण में पढ़ने वाले हैं अपने एक नए अध्याय को, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम में हमें करना क्या है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि देखिए, वाक्य बनाते हैं जब हम कभी भी वाक्य बनाते हैं, तो जैसे हमने आपको धातु रूप जब पढ़ा रहे थे, शब्द रूप जब पढ़ा रहे थे, तब हमने ये चीज़ें आपको बीच बीच में हम बताते गए थे कि भाई कोई भी भाषा हो, अपनी संस्कृत भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, तो उसमें जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार चलती हैं, है ना। तो संस्कृत में भी हमने ये आपको बताया कि भाई जो कर्ता होता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता को ही पुरुष कह दिया जाता है और उसको 3 भागों में बांट दिया गया। तो देखिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम। जिसमें किस प्रकार के कर्ता आते हैं? कहते हैं मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी जो मैं शब्द होगा वो हमारा उत्तम पुरुष में आएगा, तुम जो शब्द होगा वो आपका मध्यम पुरुष में आएगा, और उसके बाद जितने भी किसी का नाम या सर्वनाम जो भी बचते हैं वो सभी हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। और जो क्रियाएं होती हैं, आपने देखा होगा जब हमने आपको धातु रूप पढ़ाए थे तब ये समझाया था कि ये धातुएं जो हैं, जो टेबल इनकी किस प्रकार से बनी रहती है, हर एक लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष एक तरफ दे दिए जाते हैं। फिर उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से रूप बनते हैं। ऐसे ही आपको टेबल दिखाई देती है, ऐसे ही हमने आपको याद भी करवाई है। और हमने ये भी आपको बताया था कि ये जो प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं सिर्फ प्रथम पुरुष के लिए ही आएंगे, मध्यम पुरुष की क्रियाएं केवल तुम शब्द के लिए ही आती हैं, उत्तम पुरुष की क्रियाएं मैं के लिए ही आती हैं। हाँ, वचन बदल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम अकेले भी हो, तुम्हारे साथ में एक और आ जाए तो तुम दोनों हो जाओगे, और एक और आ जाए तो तुम सब हो जाओ। ऐसे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तब तक उत्तम पुरुष में एक वचन है, मेरे साथ में एक और कोई आ जाए तो हम कहेंगे हम दोनों, और हो सकता है कि और 2-4 लोग हमारे साथ में आके पढ़ने लगे तो हम कहेंगे हम सब। तो मैं, हम दोनों, हम सब, जिसको संस्कृत में कहते हैं अहम, आवाम, वयम। तुम दोनों, तुम सब, तो कहेंगे युवाम, त्वम, युवाम, यूयम। ये 6 शब्द याद रख लीजिए। त्वम, युवाम, यूयम में मध्यम पुरुष की क्रिया, अहम, आवाम, वयम में हमारी उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। बाकी अगर कोई भी करता हो, यानी काम करने वाले को के साथ में जब आप क्रिया लगाएंगे तो प्रथम पुरुष वाली लगाएंगे। किसी का भी नाम हो सकता है, हाथी, घोड़ा, हवा, पानी, बादल, कुछ भी हो सकते हैं। आप कहोगे हवा, पानी, बादल भी क्या कुछ काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पानी बरसता है, हवा बहती है, बादल गरजते हैं, सब काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ के नहीं कर रहे हैं तो वो कर्ता हो गए। और उनके साथ में लड़का, लड़की, कोई भाई हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, कुछ भी हो जाए, बस मैं और तुमको छोड़ दिया जाए तो अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, इन 6 शब्दों को छोड़ दिया जाए, इन 6 कर्ताओं को छोड़ दिया जाए तो प्रथम पुरुष की क्रिया, बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे जब अशुद्धि संशोधन करी जाएगी, अशुद्धियां आपको वाक्य में किस प्रकार की मिलेंगी कि हो सकता है कि क्रिया दे दी हो प्रथम पुरुष की और कर्ता लगा दिया हो मध्यम पुरुष का, क्योंकि त्वम के साथ में कभी पठती तो आएगा नहीं, तो गलती वो ऐसे ही करेंगे, लिख देंगे त्वम पठती। तब आप कहोगे कि भाई कर्ता जब हमारा मध्यम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की तीतः अंति वाली क्यों लगाई? भाई सी थ वाली लगानी चाहिए थी तुम के साथ में, तो है ना। तो ऐसी गलतियां कर देते हैं और उसको हमें सुधारना है, संशोधन करना है। उन गलतियों को सुधार के हमें सही वाक्य लिखना है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वाक्य का शुद्ध प्रयोग संस्कृत व्याकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना। कहते हैं संस्कृत में पुरुष, वचन, लिंग तथा उपपद विभक्तियों का ठीक प्रयोग ना करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आपको जैसे कि बताया है, एक उदाहरण से ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है हमारा राम पठति, राम पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे राम जैसा जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, वैसे ही पुरुष और वचन की हमें क्रिया लगानी पड़ेगी। तो राम पढ़ता है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? चलिए, हम राम को अलग लिख दिया और पठ को अलग लिख दिया। अभी ये कैसे हैं? सिंपल शब्द लिखे हुए हैं, इनमें हम अभी विभक्ति लगा के इनको पद बना देंगे।
तो कहेंगे राम पढ़ता है, तो हमने राम को अलग लिख दिया, पढ़ने को पठ लिख दिया। अब इसका संस्कृत में रूप परिवर्तन करें तो कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे राम जो पढ़ रहा है वो एक है, दो हैं या बहुत सारे हैं। कहेंगे राम तो हमारा यहाँ पे एक ही है, सॉरी। फिर इसके बाद कहा आपसे पूछा जाएगा, हमें कौन सी चीज देखनी पड़ेगी कि अब अगर राम एक वचन है तो विभक्ति कौन सी लगाएं। अगर राम के देखे जाएं तो भाई 21 रूप बनते हैं, तो हम 21 में से कौन सा एक उठा के लिखें? तो कहेंगे अगर राम काम करने वाला बन रहा है, कर्ता बन रहा है, तो कर्तरी प्रथमा, कर्ता में आपको प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में अकारांत जो शब्द बनते हैं वो क्या बन जाते हैं? रामः। बालक बन जाता है बालकः, अश्व बन जाता है अश्वः, गज बन जाता है गजः। अब हम आती है बारी इसके पढ़ाई करने की कि राम पढ़ता है, तो पढ़ने को पठ से दर्शाया जाता है। अब कह रहे हैं पढ़ता है कह रहा है कि वर्तमान काल में ही हमें क्रिया को लेना पड़ेगा। तो ठीक है, हम कह देंगे हम लट लकार की क्रिया इसमें लगा देंगे। फिर कह रहे हैं राम पढ़ता है। अब राम को देखेंगे पहले, भाई काल हमने देख लिया कि क्रिया किस काल में हो रही है? लट लकार में, यानी वर्तमान काल में हो रही है। फिर कहेंगे जो करता है उसका पुरुष वचन पहचानिए, नहीं तो ये क्रिया ऐसी ही रहेगी जब तक कि इसका पुरुष वचन नहीं पहचाना जाएगा। तो कहेंगे राम में पुरुष बताइए कौन सा है? राम देखिए, इस शब्द को देखिए और इधर ये देखिए कि त्वम युवाम यूयम लिखा है क्या? कुछ भी। अहम आवाम वयम लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो ये कैसा हो गया? ये प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। 6 शब्दों को याद रख लीजिए बस, उसके अलावा वो 6 क्रियाएं और किसी के लिए नहीं आती हैं। उन बस 6 स्पेशल गेस्ट कहते हैं ना, वीआईपी, वो उन वीआईपीओं के लिए आती हैं बस। वो जो इतनी हमारी जो कितनी कौन सी शीट, मध्यम पुरुष की 3 और उत्तम पुरुष की 3, ये 6 हमारी जो सीट हैं वो इन अतिथियों के लिए हैं, इनके अलावा कोई नहीं आएगा उधर। बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया। तो कहेंगे राम हमने देख लिया प्रथम पुरुष का है, और है वचन पहचानिए, वचन कितने हैं? एक है या दो है? बहुत सारे। कहेंगे एक है। तो यहाँ पर हम लट लकार के प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया इसके साथ में लगा देंगे। और ये लट लकार की टेबल क्या होती है? ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। तो पहला शब्द हमारा क्या निकल के आ रहा है? ती। कि क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष से ही तो हमारी क्रियाएं शुरू होती हैं, प्रथम पुरुष से ही हमने टेबल याद करवानी शुरू की है। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। तो पहला हमारा क्या शब्द लग रहा है? ती। तो ती हम इसके अंत में लगा देंगे और ये सही वाक्य हमारा बन जाएगा रामः पठति। ठीक है। अब कहे कि राम पुस्तक को पढ़ता है। अभी हमने क्या लिखा था? राम पढ़ता है, तो उसका हमने वाक्य बना दिया रामः पठति। अब इसके बाद हम आते हैं, हम कहें कि पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो अभी ये जो पुस्तक है, पुस्तक तो भाई हिंदी में कह रहे हैं, किताब हम हिंदी में कह रहे हैं इसको। भाई किताब हमने कह दी, पुस्तक कह दी, हिंदी में कह दी, लेकिन इसको संस्कृत में बनाना पड़ेगा, संस्कृत पद में बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो अब कहेंगे ये पुस्तक काम करने वाली तो है नहीं है, तो फिर इसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएं? इसको क्योंकि पुस्तक के भी अगर हम फल के अनुसार रूप देखें तो उसके भी 21 रूप बनते, तो 21 में से कौन? क्या पुस्तकाभ्याम लिख दें हम, यहाँ पुस्तकस्य लिख दें, पुस्तकें लिख दें, क्या लिखें? तो उसके लिए हम कहेंगे कि पुस्तक पहले पहचानिए कि कौन सा कारक है। कारक के अनुसार हमें विभक्ति लगानी होती है। कर्ता कारक था इसलिए प्रथमा विभक्ति लगाई। अब ये आए हम कर्म कारक पर। कर्म कैसे बना? कहते हैं कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है वो कर्म होता है। कर्तुरीप से तमम कर्म, यानी कर्ता का जो ईप्सित होता है, प्रिय होता है, उसको कर्म कहते हैं। तो राम यहाँ पे पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाह रहा है? आप कहेंगे पुस्तक को। तो और अब पुस्तक में को लगा हुआ है, कर्म का चिन्ह भी को होता है, अर्थात पुस्तक में हमारी कौन सी आएगी? कर्मणि द्वितीया, यानी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो पुस्तक बन जाएगा पुस्तकम। क्या बन जाएगा? पुस्तकम। ठीक है। अब इसी के साथ में अगर हम देखें, हम क्यों यहाँ पे आपको ये चीजें बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ये लिखा हुआ है ना कि विभक्तियों का ठीक प्रकार से प्रयोग। उपपद विभक्तियां तो बाद की बात है, पहले हमें यही विभक्तियां कारक के अनुसार भी तो सही लगानी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे राम पता है कि राम करता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, तो इसमें हमें वाक्य में प्रथमा विभक्ति ही मिलनी चाहिए। कर्मणि द्वितीय, अर्थात कर्म कारक में हमें क्या मिलनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति मिलनी चाहिए। और ये जो क्रिया होती है उसको कर्ता के अनुसार बना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा? गलत। क्योंकि भाई कर्म बन रहा है, पुस्तक को पुस्तकम लिखते हैं, अगर इसकी जगह पे इसको हमने पुस्तकः कर दिया तो ये गलत हो गया।
क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पुस्तक है हमारी नपुंसकलिंग और इसमें हम विसर्ग लगा रहे हैं कौन से? पुल्लिंग वाले, तो भी ये गलत हो गई। गलतियां कैसे होती हैं ये हमें देखना है। भाई कर्म है, कर्मणि द्वितीया आनी चाहिए, तो पुस्तक को तो क्या बना दिया इन्होंने? प्रथमा विभक्ति का बालकः जैसा बना दिया, पुस्तकः लिख दिया, है ना। तो ये गलती है और इसी को सही हम कहेंगे नहीं ये तो पुस्तक तो कैसी है? नपुंसकलिंग है और कर्म है, तो इसका क्या आएगा? द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का इसका रूप बनेगा, तो पुस्तकः नहीं बन के ये नपुंसकलिंग द्विवचन में पुस्तकम बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गलतियां होती हैं और उनको हमें सुधारना है। अब सुधारना है तो अभी अपन और देख लेते हैं क्या लिखा है। जैसे अहम के साथ पठामी के स्थान पे पठती का जैसे प्रयोग कर दिया गया तो वो अशुद्ध माना जाएगा। भाई आपको पता है कि प्रथम, हमने आपको समझाया है इतने सारे वीडियोस में, प्रथम पुरुष, फिर कहते हैं मध्यम पुरुष और कहा उत्तम पुरुष। अब आपको पता है कि प्रथम पुरुष की क्रियाओं के, प्रथम पुरुष का जो कर्ता होगा उसके साथ में कौन सी क्रियाएं जुड़ी होंगी हमारी? ति तह अंति, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। अब इसके साथ में उत्तम पुरुष की कर्ता अहम के साथ में आमी आना चाहिए और उन्हें अगर पठती लगा दिया तो ये गलत है, तो हमें कर्ता के अनुसार क्रिया को बदल देना है। ठीक है, तो ये हमारी अशुद्धियां होंगी और उनको हम करेंगे सही। तो चलिए देखते हैं अपने कुछ अशुद्ध वाक्यों को कि उनको शुद्ध कैसे किया जाए। अब यहाँ लिखा है रामः पाठम पठसी, क्या लिखा हुआ है? रामः पाठम पठसी। अब रामः ठीक है कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, बिल्कुल सही है। पाठम उसका कर्म है, तो भाई इसमें भी हमारी द्वितीय विभक्ति लगी है, बिल्कुल सही है। जब ये दोनों चीजें ठीक हैं तो गलत क्या है? गलत को अंडरलाइन भी कर देते हैं आपके लिए। जब आपको पूछा जाता है तब उसमें क्या होता है? जो गलती होती है ना उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है कि ये गलत है, इसको सही करो। तो यहाँ क्या लिख दिया? पठसी। अब सी कहाँ आता है? क्रिया के साथ में सी कब आता है? तो कहेंगे प्रथम पुरुष के लिए तो आता है ती तह अंति और मध्यम पुरुष के लिए आता है सी थह थ। अब यहाँ पे तो भाई जो राम है, अगर क्रिया गलत है तो सबसे पहले कर्ता को पकड़ो कि भाई बताओ कौन से पुरुष के हो, कौन से वचन के हो, उसी पुरुष वचन की हम क्रिया लगा दे। तो ये पठसी कहेगा, पूछेगा राम से कि बताओ किस पुरुष वचन के हो। कर्ता से पूछेंगे कि कर्म से नहीं पाठ से नहीं पूछेगी कि तुम किस पुरुष वचन के हो, नहीं पूछेगी, क्योंकि क्रिया को कौन रहा है? कर्ता कर रहा है, तो कर्ता ही से पूछेंगे बताओ पुरुष वचन कौन सा है। तो राम कहेगा हम प्रथम पुरुष के हैं और एक वचन है, एक वचन में ही लिखा है। तो कहेगा कि तो फिर क्रिया कहेगी तो मुझे भी आप प्रथम पुरुष एक वचन का बना दो। तो पठ धातु में हम प्रथम पुरुष एक वचन की कौन सा प्रत्यय होता है जो क्रिया में लगता है? ति तह अंति। तो पहला क्या आया? ति, तो ये हो जाएगा हमारा ति। सी किसके लिए आता? ति तह अंति सी थह थ। सी किसके लिए आता? त्वम के लिए, क्योंकि त्वम युवाम यूयम, ये ऐसे जो कर्ता है वो बैठे हुए हैं जो अपनी क्रियाओं को किसी और को शेयर नहीं करते हैं। इन्होंने नहीं किया, राम को प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया को लेना पड़ा और पठसी की जगह यहाँ पे हमने पठती लिख दिया। समझ गए आप? अब ऐसे लिखा है अनुजह बहि खेलामी, खेलामी। अब आमी, अब देखिए फिर से अपनी थोड़ा सा जो हमने टेबल याद करवाई उसको याद ध्यान कीजिए। ति तह अंति सी थह थ और आमी आवह आमह। अब ये कौन सा है? उत्तम पुरुष की एक वचन है। क्रिया कौन सी है हमारी? उत्तम पुरुष एक वचन की। उत्तम पुरुष एक वचन की है तो बना रहने दीजिए। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि अनुज कहेगा भाई अगर ये गलत है तो क्यों गलत है? तो खेलामी कहेगी अनुज का पहले हम पुरुष वचन पहचाने। अनुज किस पुरुष वचन का है? तो कहेंगे अनुज ना तो त्वम युवाम यूयम है, ना अहम आवाम वयम है। जब इन 6 अक्षरों में से कोई नहीं है तो अनुज हमारा कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष और एक वचन का, क्योंकि अनुज यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है। हम प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी कौन सी आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की, हमारी खेलामी की जगह खेलती हो जाएगी। अच्छा ध्यान रखिएगा एक और बात का, जब आप धातु रूप बदल रहे होंगे तो इसमें हमारा देखिए जब तक कि यहां पर किसी समय को बताने वाले, किसी भी समय को बताने वाले चिन्ह ना आए। अब समय को कौन कौन से चिन्ह बताते हैं, कौन कौन से शब्द बताते हैं? अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। श्वः, श्वः का अर्थ क्या होता है? आने वाला, कल, आने वाला कल। और इसके साथ में अब कहते हैं ह्यः, ह्यः किसको कहते हैं? बीते हुए कल को,
बीता हुआ कल। ठीक है, अद्य यानी आज, स्व यानी आने वाला कल, यह यानी बीता हुआ कल। तो भाई जब ये अगर ना हो, कभी कभी क्या होता है कि लकार संबंधी जब गलती करवानी होती है, अशुद्धि बनानी होती है, तब वाक्य बनाने वाले क्या कैसे लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं कि रामः श्वः गृहं गच्छति। अब आप कहेंगे कि भाई राम के साथ में गच्छति तो बिल्कुल सही लगा हुआ है कि राम हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की ती लगा दी गई। तो इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि ये जो स्व है, ये इस स्व के साथ में हमेशा भविष्यकाल की क्रिया आती है, क्योंकि स्व का अर्थ भी होता है आने वाला कल, और आने वाला कल क्या होता है? हमारा भविष्य होता है। तो जो क्रिया आएगी वो क्या आएगी? अब क्योंकि इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि राम कल घर जाता है, ऐसा आएगा क्या? नहीं। क्या कहोगे? राम कल घर जाएगा, क्योंकि स्व आने वाली बात को बता रहा है। तब इस परिस्थिति में भले ही इसका पुरुष वचन तो बिल्कुल सही हो, लेकिन काल के अनुसार इसमें गलती कर दी कि यहाँ पे आना चाहिए था भविष्य काल की, यानी लिट लकार की क्रिया लगा दी इनने लट लकार की। लट लकार की लगा दी है तो भाई हमारा पुरुष वचन तो नहीं बदलेगा कि ये राम हमारे प्रथम पुरुष हैं, एक वचन है, लेकिन इसमें अब लकार कौन सा आएगा? लट की जगह लिट का। तो गच्छ हमारी क्या बन जाएगी? गमिष्यति। क्या बन जाएगी? गमिष्यति। ठीक है, तो ऐसी भी आपके सामने ये लकार संबंधी गलतियां आ सकती हैं जो कि क्रियाओं में होती हैं। तो यहाँ पे अभी हम कौन सी पुरुष संबंधी पढ़ रहे हैं ना, कि अब यहाँ पे देखा कि राम प्रथम पुरुष का है, क्रिया उत्तम पुरुष की लगा दी, तो हमने क्या किया? राम के लिए क्रिया भी प्रथम पुरुष और एक वचन की लगा दी हमने, क्योंकि राम कैसा था? प्रथम पुरुष और एक वचन का करता था। उत्तम मध्यम पुरुष की सी नहीं आएगी। यहाँ पर भी देखिए, खेल अनुज कैसा है? प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी हमारी? प्रथम पुरुष एक वचन की। तो खेलामी की जगह क्या हो जाएगा? खेलती। अब देखिए, त्वम किम करोति, त्वम किम करोति। अब त्वम का सबसे पहले क्या पहचानेंगे हम? पुरुष और वचन, क्योंकि त्वम जो शब्द है वो कहाँ आता है? मध्यम पुरुष का। तुम मध्यम, तुम कहाँ आता है? मध्यम पुरुष में और एक वचन में, क्योंकि तुम के साथ में अगर हमने दोनों लगा दिया तो वो द्विवचन हो जाएगा, और तुम के साथ में सब लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वो ही बहुवचन में बन जाएगा। तो हमने कहा तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो। तो भाई करने की जो क्रिया धातु है, इसमें हम कौन सी क्रिया लगाएंगे? बोले कोई सी भी बनी रहे, बस हमें तो ये करना है कि मध्यम पुरुष एक वचन की सी को उठा के लगा देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वम किम करोषि, मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा, त्वम किम करोषि। देखिए फिर लिखा है अहम पचती। अब अहम तो लिख दिया, कौन सा? इसका पुरुष वचन पहचानिए, क्योंकि क्रिया गलत है तो सबसे पहले अपना जो करता है उसका पुरुष वचन पहचानिए। तो पुरुष वचन कहेगा कि मैं उत्तम, तो मैं, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं, तो कहेंगे उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसमें क्रिया भी हमारी कौन सी आएगी? पच धातु में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आ जाएगी, बचामी। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष की क्रिया की टेबल याद रखिए, लट लकार में ति तह अंति, सी थह थ और आमी आवह आमह। तो आमी के लिए क्या आता है हमारा? अहम के लिए क्या आता है? आमी। आमी शब्द यहाँ पे हम लगा देंगे। अब ऐसे लिखा है सह नमसी। क्या लिखा हुआ है? सह नमसी, यानी वह नमन करता है। अब कहेंगे सह, सबसे पहले अगर ये गलत है तो हम क्या कहेंगे? इसका पुरुष वचन पहचानेंगे। तो यहाँ पे ना तो त्वम लिखा है, ना यूयम लिखा है, ना युवाम लिखा है, ना अहम आवाम वयम लिखा है। 6 अक्षर में से कुछ है क्या? नहीं है। तो ये कैसा हो गया? प्रथम पुरुष का हो गया, प्रथम पुरुष और एक वचन का हो गया। एक वचन कैसे पहचाना? क्योंकि शब्द रूप हमने आपको करवाए थे, तत् के शब्द रूप याद करवाए थे। उसमें कहा था कि तत् के ही रूप हमारे बनते हैं, सा ते ता, इस प्रकार से रूप हमारे कहाँ से? जो तत् शब्द रूप होते हैं उसमें करवाए हैं आपको। तो हमने देखा कि ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की आ जाएगी। तो नम धातु नमसी नमन की क्या बन जाएगी? नमति। क्या बन जाएगी? नमति। तो भाई ये होती है पुरुष संबंधी
क्या गलतियां और उनको ठीक करना। ध्यान रख लीजिए, अगर ये टेबल आपको याद है तो आपके सामने ये वाक्य नहीं, चाहे कोई भी वाक्य आ जाए, आप उसको सही कर पाएंगे। ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल या रट लीजिए। ये हमने लिखा प्रथम पुरुष, फिर ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, फिर ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष। एक वचन की क्रियाओं के लिए, प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया के लिए धातु के अंत में क्या लगाते हैं? ती। धातु यानी क्रियावाची शब्द के। द्विवचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। फिर मध्यम पुरुष के लिए लगाते हैं सी, फिर मध्यम पुरुष के लिए थ, और फिर बहुवचन मध्यम पुरुष के लिए थह। फिर इसके बाद क्या आता है? मध्यम उत्तम पुरुष की बारी। उत्तम पुरुष के लिए क्रिया में क्या लगाया जाता है? आमी, आवह और आमह। ये याद रख लीजिए, और ये जरूर याद रख लीजिए कि भाई ये वाली क्रियाएं किन किन के लिए आती हैं। वैसे अपन कई बार इस चीज को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जिसने ना देखा हो वो लिख ले। तो हम युवाम और यूयम, ये जो मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं, ये सिर्फ इन 3 लोगों के लिए ही आएंगी, बाकी किसी के लिए नहीं आएंगी। त्वम के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया, युवाम के साथ में मध्यम पुरुष द्विवचन की, और यूयम के साथ में मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगती है। ये अटल सत्य है, ये नहीं बदलना है। सी थ था, चाहो किसी के साथ में लगा दो, नहीं लगेगा। सी हमेशा त्वम के साथ में ही आएगा, थ के साथ में युवाम ही आएगा, और थ के साथ में यूयम आएगा। बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर लकार में परिवर्तन जरूर होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस लकार में क्या प्रत्यय जुड़ते हैं। फिर इसके बाद आती है अहम की बारी। अहम, आवाम, और ये हो गया हमारा वयम। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता। तो अहम के साथ में हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, आवाम के साथ में आवह आएगी, और वयम के साथ में आमह आएगी। याद रख लीजिए, इन 6 के अलावा अगर कोई भी कर्ता दिखे, ये 6 अक्षर ना दिखें, तो सीधी उसके लिए प्रथम पुरुष की क्रिया ढूंढ लीजिएगा, तो आपका ये पुरुष संबंधी कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब वचन संबंधी आ जाती है। वचन संबंधी गलती कैसी होती है? सेम ऐसे ही, जहां पे अभी हम पुरुष संबंधी में क्या देख रहे थे कि पुरुष को पहचान रहे थे, उसके अनुसार क्रिया को लगा रहे थे। वचन संबंधी गलती कैसे कर देते हैं? यहाँ पे कर्ता को गलत कर देते हैं, क्रिया को सही कर देते हैं। भाई कर्ता और जो क्रिया है वो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक होती हैं। जैसा कर्ता होगा क्रिया वैसी ही पुरुष वचन की बनेगी, और जैसे पुरुष वचन की क्रिया होगी कर्ता भी उसी के अनुसार होगी। अब यहाँ पे ये क्या कर देंगे, और आपको देखेगा, ध्यान रखिएगा कि जो गलत होगी चीज उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर दिया जाएगा, जिससे कि हमें पता चले कि सुधार किस में करना है। सुधार किस में करना है, तो हम क्या कहेंगे, भाई सह जो लिखा हुआ है इसमें हमें करना है सही इसको। अब इसमें जो सही करे उसके पहले गलती तो ढूंढे कि क्या गलती है। तो कहेंगे अगर सह गलत है, कर्ता अगर गलत है, तो क्रिया देखते हैं कि क्रिया क्या कह रही है, कि कर्ता कैसा होना चाहिए। तो क्रिया कह रही है कि अंति इसके अंदर लगा हुआ है, पठ के साथ में क्या लगा हुआ है? अंति। अंति कहाँ लगता है? कहेंगे ती तह अंति। ती तह अंति, यानी प्रथम पुरुष के एक वचन के लिए तो ती लगाया जाता है, द्विवचन के लिए तह लगाया जाता है, और बहुवचन के लिए अंति लगाया जाता है क्रिया में। अब क्रिया कह रही है कि मैं तो हूं प्रथम पुरुष और बहुवचन की। अब उसने अपना नाम बता दिया कि मैं प्रथम पुरुष बहुवचन की हूं, तो कर्ता को भी अब हमें कैसा बदलना पड़ेगा? तो कर्ता को भी प्रथम पुरुष, भाई सह जो है प्रथम पुरुष है वो तो ठीक है, लेकिन फिर हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारा पुरुष समान है तो फिर क्या वचन गलत है क्या? तो कहेंगे हाँ, वचन ही तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि भाई क्रिया है हमारी पठंती बहुवचन वाली, और कर्ता लिख दिया है सह यानी एक वचन वाला, तो इसको भी हमें बहुवचन में परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसा इसका वचन, जैसा इसका पुरुष होगा वैसा ही इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो सह का बहुवचन क्या बनेगा? सहतौ ते। सहतौ ते। अब आप कहोगे सह का ते आपने कहां से ढूंढा? तो हमने आपको, सह का अर्थ क्या होता है? वह आता कहां से है? वह आता कहां से है? तत् शब्द से आता है, और तत् के भी तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। हमारे पुरलिंग में अलग बनते हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग बनते हैं, और नपुंसक लिंग के लिए अलग बनते हैं, जो हमने आपको
करवाए हैं, इसके तत् और एतत् के शब्द रूप याद करवाए हैं। तो यहाँ पे जो सह लिखा हुआ है, सह किसका है? प्रथमा विभक्ति का है, क्योंकि करता है इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति लगना तो स्वाभाविक ही है। अब प्रथमा विभक्ति में सह आता है एक वचन में, तऊ आता है हमारा द्विवचन में, और ते जो होते हैं वो आते हैं बहुवचन में। तो सह तऊ ते, तो बहुवचन की अगर क्रिया लगी हुई है तो हमें सह को भी उसके बहुवचन ते में बदलना पड़ेगा, तो सह के स्थान पे ये बन जाएगा ते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है ते लेखम लिखती। अब फिर से इन्होंने क्रिया को सही कर दिया है और कर्ता को गलत किया हुआ है। तो लिखती कह रही है, लिखती में देखिए कौन सी हमारी क्रिया लगी है? लेख, लिख धातु में ति लगा हुआ है, यानी प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो हम देखेंगे कि अब पुरुष सही है क्या पहले, तो ये देखें प्रथम पुरुष की जैसा प्रथम पुरुष है क्या, पहले तो ये पहचानिए। तो कहेंगे ते, यहाँ ना त्वम युवाम यूयम नहीं लिखा है, अहम आवाम वयम नहीं लिखा है, तो ते हमारा कैसा हो गया? बाकी सब प्रथम पुरुष का करता है। और फिर पहचानिए क्या वचन तो गलत नहीं है कि क्रिया कह रही है एक वचन और यहाँ पे लिखा है ते, तो हम पहचानेंगे कि भाई जो सह, अभी हमने जो रूप बताया ना तत् के, क्या बनते हैं? सह, तऊ और ते। ठीक है, अब आप देखेंगे ये प्रथम पुरुष क्रिया एक वचन की है और यहाँ पे जो कर्ता ते लिखा हुआ है वो बहुवचन वाला है। कौन सा है? बहुवचन वाला है। तो अब हमें क्या करेंगे? हमें इसको एक वचन में परिवर्तित कर देंगे। इसको किस में कर देंगे? एक वचन में कर देंगे। अब आप कहेंगे ये ते तो और भी दो जगह आता है, अगर तत् के आपने शब्द रूप पढ़े होंगे तो आपने देखे होंगे कि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के जो तत् के शब्द रूप बनते हैं उसकी प्रथमा विभक्ति में क्या लाइन बनती है? प्रथमा विभक्ति में बनता है सा, ते और ताह। सा, ते, ताह, इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पे अगर नपुंसक लिंग की बात की जाए, नपुंसक लिंग में जो हमारा ते बनता है वो कहाँ बनता है? वो भी इसी प्रकार से बनता है, तत्, ते और तानी। ये इसकी प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप होते हैं नपुंसक लिंग वाले शब्द के। तो कहेंगे ते तो हमें द्विवचन में भी मिलता है, लेकिन इन्होंने ते तो भाई गलत लिखा ही है ना, चाहे वो बहुवचन वाला लिखा हो तब भी गलत है क्योंकि क्रिया तो एक वचन की है, और चाहे द्विवचन वाला लिखा हो तब भी गलत है। बस हमें करना क्या है? हमें तो बस इसको एक वचन वाला इसका रूप हमें लेके आना है। तो हम एक वचन का जो रूप लिखेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा? ते लेखम लिखती की जगह क्या हो जाएगा हमारा? सह। ते के स्थान पे सह का परिवर्तन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ते के स्थान पे सह एक वचन वाला हम लिख देंगे। अच्छा, आप एक वचन वाला सा लिखेंगे तब भी सही होगा और तत् भी अगर लिखेंगे तब भी सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही सह, सा और तत् तीनों ही हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता हैं और एक वचन के हैं। तो आप यहाँ पर सह के स्थान पर, क्योंकि यहां पर किसी का लिंग का निर्धारण नहीं है, लिखती ये नहीं कह रही है कि हमें पुरलिंग वाली ही चाहिए, वो तो सिर्फ ये कह रही है कि प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता होना चाहिए। तो प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता हमारा क्या बन जाएगा? हमारा सह भी बन सकता है, सा भी बन सकता है और तत् भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ भाई जो ये तो गलत है ही ना। ते तो चाहे बहुवचन वाला हो या द्विवचन वाला हो गलत है ही, क्योंकि क्रिया हमारी कह रही है कि हमें तो एक वचन वाला ही कर्ता चाहिए, द्विवचन और बहुवचन का नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको सह भी लिख सकते हो, सा भी लिख सकते हो और आप तत् भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्वम किम कुरुथ, अब ये लिखा है त्वम और ये लिखा है कुरुथ। अब था कहाँ पे आता है पहले ये ध्यान कीजिए, क्रिया में क्री धातु है, इसके बाद अंत का अक्षर पहचानिए। थ कहां पर आता है? तो कहेंगे ती तह अंति और सी थह थ। थ कहां आता है? कहेंगे सी थह और थ कहां आता है? कहेंगे मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में थ लगाया जाता है किसी भी क्रिया के अंत में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमें जो कर्ता चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मध्यम पुरुष का होना चाहिए, क्योंकि कुरुथ धातु कह रही है कि हम मध्यम पुरुष से आए हैं और मध्यम पुरुष में भी कहां से? बहुवचन से उठकर आए हैं। अगर
मध्यम पुरुष और बहुवचन से ये क्रिया आई हुई है तो कर्ता भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परिवर्तित करके बहुवचन वाला लगाना होगा। और यहाँ पे तो भाई ये फिक्स काम चलता है कि मध्यम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमने आपको यहाँ बताया था कि स की जगह सा भी हो सकता है, ते भी हो सकता है, ऐसा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ फिक्स है। यहाँ मध्यम पुरुष का जो कर्ता है वो त्वम ही रहेगा एक वचन में। युवाम हमारा अगर मध्यम पुरुष का द्विवचन का करता है तो भाई इसने अपनी सीट रिजर्व रख रखी है, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। और मध्यम पुरुष बहुवचन का जो करता है वो यूयम ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे क्या किया हमने, देख लिया कि अगर सी लिखा हुआ होता धातु में तो हमें तुम लगाना होता, थ लगा हुआ होता तो युवाम लगाएंगे, और थ लिखा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, यूयम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यूयम, क्योंकि क्रिया अगर हमारी बहुवचन की है तो कर्ता भी हमारा बहुवचन वाला आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे त्वम हटा के त्वम युवाम यूयम, यूयम हमारा यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखते हैं वयम तत्र गच्छामि। और अब क्या लिखा है, वयम तत्र गच्छामि। गच्छामि को पहचानिए, गच्छ धातु में आमी लगा है। आमी कहाँ लगता है, फिर से टेबल याद करने की कोशिश कीजिए। ती तह अंति, सी थह थ, और आमी कहाँ पकड़ा आपने, उत्तम पुरुष एक वचन में। उत्तम पुरुष और एक वचन में आपने इसको पकड़ लिया कि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो यहाँ पे जो हमारा कर्ता होगा वो कैसा होना चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचन का। और उत्तम पुरुष एक वचन के क्रिया कर्ता कौन कौन से होते हैं, मैं उत्तम, मैं द्विवचन में वही मैं दोनों ना कह के हम क्या लिखते हैं, हम दोनों, और मैं सब ना कह के हम क्या देते हैं, हम सब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता कौन है, मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम, इसको क्या कहते हैं, आवाम, और हम सबको कहते हैं वयम। तो देखिए इन्होंने कितनी गड़बड़ की, इसमें क्या किया इन्होंने, गच्छामि एक वचन की तो इन्होंने क्रिया लिखी और यहाँ पे बहुवचन का हम सब वाला कर्ता लिख दिया, अहम आवाम वयम, वयम लिख दिया इसके साथ में। लेकिन हमें क्या चाहिए, कहेंगे आमी की क्रिया हमेशा अहम के लिए ही आएगी और किसी के लिए नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वयम की जगह पे अहम लिख देंगे, अहम तत्र गच्छामि। ठीक है, हाँ यहाँ पे तब ये सही होता जब वयम लिखा हुआ होता और साथ में क्रिया लगी होती आमी आवह आमह। यहाँ अगर गच्छामह लिखा हुआ होता तब ये सही होता कि वयम तत्र गच्छामः। ठीक है, अहम तत्र गच्छामि। और अगर बताइए कि अहम वयम ना हो के यहाँ आवाम होता, लिखा हुआ होता आवाम तत्र गच्छामि, तब ये गच्छामि की क्रिया क्या बन जाती, आवाम तत्र गच्छावह। अहम के संग में आमी, आवाम के साथ में आवह, और हमारे वयम के साथ में आमह। इस प्रकार से हमारी ये क्रियाएं पुरुष के अनुसार और वचन के अनुसार लगाई जाती हैं। यहाँ एक वचन की क्रिया है, बहुवचन का कर्ता दे दिया। फिर से देखेंगे आमह कहाँ आता है, आमी आवह आमह, बहुवचन की क्रिया है। ये कौन सी है, बहुवचन की क्रिया, और कर्ता कौन सा दे दिया, अहम आवाम, द्विवचन का दे दिया। क्रिया क्या करेंगे हम, जैसे लिखा है ना, आमी आवह आमह। ढूंढिए कहाँ मिलता है आमह, कहेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन में। उत्तम पुरुष के बहुवचन में हमारा आमह हमें लिखा हुआ दिखता है, तो यहाँ पे हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन का कर्ता ही लगाना है। तो ये क्या करेंगे हम, आवाम को उत्तम पुरुष यहाँ छोड़ भी दीजिए आप, तो अगर आपको ये खाली स्थान में भी मिल जाए तब भी आप खेलामह को देखकर आप क्रिया लगा सकते हो। कैसे, आप कहोगे आमी आवह आमह, यानी आमह की क्रिया किसके साथ में आती है, उत्तम पुरुष हमारी बहुवचन में। और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता बदलते नहीं है, चाहे लकार कोई सा भी हो, क्रिया कोई सी भी हो रही हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, अहम आवाम वयम। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं, अहम यानी मैं, हम दोनों, और हम सब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आमी के साथ में ध्यान कीजिएगा अहम लगाना है, आवाम के साथ में आवह लगाना है, और वयम के साथ में लगाना है हमें आमह। तो यहाँ आमह के साथ में हमारा कौन सा आएगा कर्ता, वयम, तो वयम हम लिख देंगे। इस प्रकार से ये हो जाती हैं अपनी वचन संबंधी अशुद्धियां।
आगे चलते हैं लिंग संबंधी। अब लिंग संबंधी कैसी होती हैं? लिंग संबंधी गलतियां इस प्रकार से कर देते हैं कि आपके साथ में सर्वनाम दे देते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है कुछ भी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है रामः, क्या लिखा हुआ है? रामः। ये अब हम इसको पहचानेंगे कि भाई इसमें गलती कैसे बन सकती है, कैसे क्या गलती हो सकती है। तो हमने कहा कि रामः, या लिख दिया हमने बालकः और लिख दिया अस्ति। क्या लिख दिया? बालकः अस्ति। अब इसका तो अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है कि बालक है। अब यहां पर हमने इसके साथ में लगाया जाने वाला सर्वनाम बदल दिया। अब हमने कहा राम है, क्या पहले हमने कहा, क्या कहा? बालक है, लड़का है। अब पूछेगा कि कहाँ, कौन, कहाँ पे, तो कहोगे यह लड़का है। अब जो यह शब्द लगाओगे तो यह शब्द किससे बनता है? एतत् से। किससे बनता है? एतत् से। और एतत् तो भाई पुल्लिंग के लिए अलग रूप बनाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए अपना अलग रूप बनाते हैं और नपुंसक लिंग के लिए अपना अलग रूप बनाते हैं। तो एतत् के अगर आप शब्द रूप देखें तो किस प्रकार से बनते हैं? प्रथमा विभक्ति से। एषः, एतौ, एते, इस प्रकार से बनते हैं। तो भाई यहाँ पे एतत् के हम पहले पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एतत् के हम पुल्लिंग के चलिए रूप ले लेते हैं और हमने प्रथमा विभक्ति में उसके रूप को लिखा हमने एषः, एतौ और एते। ठीक है। अब एषः, एतौ, एते ये लिख दिया है। अब इनका अर्थ क्या निकलता है? एतत् का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में एतत् को, एतत् क्या, किसका अर्थ होता है? यह का, जिसको हम दिस कहते हैं, यह। ठीक है। अब यह के जो शब्द रूप बनते हैं वो क्या बनते हैं? एषः, एतौ, एते पुल्लिंग के लिए। एषः का अर्थ निकलता है यह, एतौ का अर्थ निकलता है ये दोनों, और एते का अर्थ निकलता है हमारा ये सब। ठीक है। तो अब हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं कि भाई हमने नाम अगर लेते हैं, नाम के स्थान पे हमने कह दिया कि यह लड़का है, यह लड़का है, और कह दिया यह लड़की है। अब नाम नहीं लिया है, सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं किसी संज्ञावाची शब्द के साथ में। तो अगर हमने यहां पे लिखा यह लड़का है, तो लड़का को हमने लिख दिया बालकः। क्यों लिख दिया जरा ये पता है आपको? क्योंकि ये सिर्फ नाम है और नाम को बताने के लिए भी, संज्ञा को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में तो लगती है कर्तरी प्रथमा, कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति लगती है। साथ साथ में अगर कभी आपको नाम बताना होगा किसी का, तब भी आप क्या लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लड़के को बता रहे हो, लड़का कहोगे, लड़का तो कोई नाम है ही नहीं, तो भाई एक जाति का नाम है। लड़का, लड़की, अब उसमें लड़के में हजारों, लाखों, करोड़ों, कोई किसी भी लड़के का नाम उसके अंदर आ सकता है, लेकिन वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति को दर्शा रहा है। लड़की एक जाति को दर्शा रही है। वो लड़की में राधा, मोहन, राधा, सीता, गीता, माला कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे भाई करता ना हो कि भाई करता क्यों नहीं था ये, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था कुछ भी, तो ये करता नहीं था, ये संज्ञा शब्द था। लेकिन फिर भी हम इसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो लिख देंगे बालकः। अब बालकः, और यहाँ पे जब भाई कोई क्रिया नहीं है तो ये जो सहायक क्रिया है ये अपना खुद का रूप बना लेती हैं। तो अस धातु का है क्या बन जाता है? अस्ति। क्या बन जाता है? अस्ति। है को क्या कहते हैं संस्कृत में? अस्ति। और भाई दो हैं तो क्या हो जाता है? स्तः। और बहुत सारे हैं तो क्या हो जाता है? संति। है, दो हैं और बहुत सारे हैं तो अस्ति, स्तः, संति। तो भाई ये दोनों चीजें हमारी हो गई। अब हम चलते हैं यह पर। यह कहां से मिलता है हमें? एतत् से। एतत् में भी लड़के के हिसाब से कौन सा आएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग? हम कहेंगे पुल्लिंग आएगा। तो पुल्लिंग में अब लड़का कैसा है? एक वचन है, तो यहाँ पे यह जो शब्द आएगा वो एक का आएगा, द्वि का या बहु का आएगा? तो कहोगे आप एक वचन वाला एषः आएगा। तो यह के लिए हम के साथ में क्या लगा देंगे कि एषः बालकः अस्ति। ठीक है। अब हमने लिख दिया एषः बालकः अस्ति, तो ये बिल्कुल हो गया सही कि संज्ञा के जैसे उसका जो विशेषण आ रहा था कि यह बालक है, वह बालक है,
ये दोनों बालक हैं, ये सब बालक हैं। तो जो ये दोनों जो हम बोल रहे थे वो हमेशा कैसे आते हैं, जैसे कि आगे की जो संज्ञा होती है उसी के अनुसार। यहाँ पे बालकः में अगर प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तो हमें जो यह शब्द है वो भी प्रथमा विभक्ति का ही उठाना पड़ेगा। अगर इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो यहाँ पर भी जो हमारा शब्द आएगा, सर्वनामवाची शब्द आएगा, वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का आएगा। और इसके साथ साथ में और भी तीन चीजें, दूसरी चीज हमें क्या रखनी पड़ेगी, इसके लिंग का भी निर्धारण हमें करना पड़ेगा कि ये जो संज्ञा शब्द है किस लिंग का है। तो आप कहेंगे ये पुल्लिंग का है, इसमें फिर आप बताएंगे बताइए कौन सी विभक्ति लगी है बालकः में, आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और वचन कौन सा है, इसमें पुल्लिंग भी है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो यह जो आएगा वो भी कैसा आएगा, पुल्लिंग वाला प्रथमा विभक्ति एक वचन का। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाता है एषः। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया एषः। तो यह, वह, ये दोनों, वे दोनों, ये सब, वे सब, इनकी जो संस्कृत जब बनाई जाती है तो वो किसके अनुसार बनाई जाती है, जो हमारी संज्ञा शब्द होती है उसी के अनुसार का विशेषण या सर्वनाम शब्द हमें उसी लिंग, विभक्ति और वचन का हमें लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से गलती क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे एषः और यहां अगर लिख दिया उन्होंने बालिका, अब कर दिया यह लड़की है और यहां लिख दिया बालिका, तो क्या हो जाएगा, तो बस यहीं पे तो भूकंप आ जाएगा, यही तो गलती हो जाएगी। क्योंकि एषः हमारा कैसा है, पुल्लिंग वाला है, तो हमारी बालिका स्त्रीलिंग वाली कैसे आएगी, तो गलत हो जाएगी। ये हमारी कैसी होती, लिंग संबंधी गलतियां होती हैं कि अगर यह शब्द अगर हमारा पुल्लिंग है तो उसका जो संज्ञा शब्द बनेगा वो भी पुल्लिंग वाला होगा, एक दूसरे के पूरक चलेंगे। ठीक है, तो भाई बालिका के लिए क्या आएगा, अगर बालिका यहाँ लिखा होता तब बालिका के हम वही प्रथमा विभक्ति में हम कौन से रूप उठाते, स्त्रीलिंग के रूपों को उठाते और हम कहते उसमें तो बनता है एषा, एते और एताः। तो भाई एषः, तो भाई बालिका के लिए फिर हमारा कौन सा आ जाता, फिर से लिंग विभक्ति वचन पहचानते हैं, हम कहते बालिका कैसी है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या आता, एषः के स्थान पे यहां आएगा ईशा, क्या आ जाएगा, ईशा। तब ये सही हो जाएगा, एषः की जगह पे जब एषा लगा देंगे तब ये सही होगा, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं लिंग संबंधी गलती सुधारने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कर्ता का, पुरुष जो कर्ता होता है या संज्ञा जो शब्द होता है उसमें हमें पहचानना पड़ेगा कि किस लिंग का है, किस विभक्ति का है, वचन का है। ये तीन चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीन चीजें याद रखनी होंगी। तो संज्ञा के अनुसार उसके सर्वनाम और विशेषण लगाते हैं। जैसी संज्ञा होगी वैसा ही उसका सर्वनाम होगा, वैसा ही विशेषण होगा। जैसा कि हमने कल संख्यावाची शब्द पढ़ा रहे थे उसमें भी ये हमने आपको बताया था, संख्या के जो शब्द रूप बताए थे उसमें भी ये चीज बताई थी कि नाम जैसा, संज्ञा जैसी, कर्ता जैसा पुरुष वचन का होता है वैसे ही सर्वनाम और विशेषण भी पुरुष वचन के बन जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे अब हम क्या लिखा है, सा अनुजः अस्ति। अब अनुज कैसा है, अनुज कौन है, लड़का है या लड़की है, तो कहेंगे बालक यानी लड़का है। तो भाई कौन सा लिंग का है ये, कहेंगे ये तो पुल्लिंग का है, ये पुल्लिंग का है। और सा जो लिखा हुआ है वो कैसा है, वो स्त्रीलिंग का है। तो परिवर्तन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जो पहले हम क्या कहेंगे, पहले हमने लिंग पहचाना, फिर इसके बाद इसमें अनुज हमें विभक्ति पहचानी। तो बालक जैसे बालकः बनता है प्रथमा विभक्ति में, तो हम कहेंगे प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। फिर अनुज कैसा है, एक है, दो या बहुत सारे हैं, कहेंगे यह अनुजः, बालकः, शिक्षकः, अश्वः, ये एक वचन में ही बनते हैं। तो ये अनुज हमारा कैसा बना, पुल्लिंग का है और इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, एक वचन है। तो हमें बस क्या परिवर्तन करना है, सा को भी पुल्लिंग वाले में परिवर्तित कर देना है। सा कह रहा है कि हमें चाहिए तो वह ही,
लेकिन स्त्रीलिंग वाला नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, पुल्लिंग वाला बहुवचन चाहिए। तो हम पुल्लिंग वाले वह यानी तत् के रूपों में देखेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सा ना बन के ये बन जाएगा सह। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे महिला जो बनी हुई है कैसी है, ये बहुवचन वाली है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और बहुवचन लगा हुआ है। तो कहेंगे, अब भाई आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ते सही हमें लग रहा है कि ते भी तो बहुवचन का होता है और ये हमारी महिलाएं भी तो बहुवचन की होती हैं। तो ध्यान रखिए, अभी हम ये आपको टेबल थोड़ी सी दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये तत् की, क्योंकि यही चीज थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन करती है। क्योंकि ये जो ते शब्द होता है वो आपको तीनों लिंगों में मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारा पुल्लिंग में ही आता हो। ये तत् में जो ते शब्द बनता है वो देखिए, हम यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लिख रहे हैं और तीनों लिंगों की लिखते हैं। ये हो गई हमारी पुल्लिंग की, ये हो गई हमारी स्त्रीलिंग की और फिर हो गई हमारी नपुंसक लिंग की। तो जो तत् शब्द है पुल्लिंग के लिए प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है, सह, सह, तौ और ते, ये बनता है। और स्त्रीलिंग में क्या बनते हैं, सा, ते, ताह। और नपुंसक लिंग में क्या बनता है, तत्, ते और तानी, ये बनते हैं। तो अब आप जरा थोड़ा गौर कीजिए, आप क्या आप सोचेंगे कि ये जो ते है महिला है, कैसी है, आप कहेंगे महिला तो बहुवचन की है। महिला कैसी है, बहुवचन की है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। तो ते भी तो कह रहे स्त्रीलिंग में आता है, ते कैसा आता है, स्त्रीलिंग में आता है। और आप सोच सकते हैं, आपको लगेगा कि बहुवचन में तो ते आता ही है, तो ते सही ही है। लेकिन बहुवचन में ते किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है। किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। तो यहां हम क्या कहेंगे भाई कि ये जो ते लिखा हुआ है इन्होंने कौन सा लिख दिया है, पुल्लिंग वाला ते लिख दिया है। कौन सा, बहुवचन वाला। जबकि हमें करना क्या है कि अगर बहुवचन का हमें ते लेना है, यानी वह अगर हमें लेना है, तो हम वह कौन सा लेंगे, स्त्रीलिंग वाला बहुवचन लेंगे, ना कि पुल्लिंग वाला बहुवचन। पुल्लिंग के बहुवचन का लेंगे क्या आप, नहीं, वह जो आप लेंगे वो स्त्रीलिंग वाला लेंगे बहुवचन का। तो देखिए स्त्रीलिंग में बहुवचन में कौन सा बनता है, ताह। ते किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के द्विवचन के लिए होता है। ते जो शब्द होता है वो कैसा होता है, स्त्रीलिंग के द्विवचन के लिए आता है और पुल्लिंग के बहुवचन के। अब जबकि महिलाएं हमारी स्त्रीलिंग हैं, महिलाएं कैसी हैं, हमारी स्त्रीलिंग हैं, बहुवचन में है, तो हमारा जो वह शब्द आएगा वो भी कैसा आएगा, बोली द्विवचन वाला आएगा, नहीं। अगर हमारी महिलाएं बहुवचन में है तो जो तत् शब्द है वो भी बहुवचन वाला ताह आएगा यहाँ पर, ताह महिला। ठीक है, इन्होंने ये क्या कर दिया, इसको दे दिया पुल्लिंग वाला और ये है हमारी स्त्रीलिंग वाली। ये पुल्लिंग का बहुवचन है और ये जो महिलाएं हैं वो स्त्रीलिंग की बहुवचन है। तो भाई इसको भी हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, स्त्रीलिंग का बहुवचन उठा लिया इसके साथ में, तो ताह हमारा सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही ते आ गया। अब ये क्या लिखा है, फलानी। फलानी कैसा है, नपुंसक लिंग है। फल कैसा होता है, नपुंसक लिंग होता है। और फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग में भी ये कैसा है, प्रथमा विभक्ति है इसके अंदर और बहुवचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति और बहुवचन इसमें लिखा हुआ है। तो ते को हमें किस में परिवर्तित करना है, नपुंसक लिंग में। ते कैसा है, बोले ये दे दिया नपुंसक लिंग का बहुवचन और ये दे दिया है पुल्लिंग का बहुवचन। परिवर्तन क्या होगा, बोले इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है बहुवचन बहुवचन तो फिर भी सही मिल रहा था, लेकिन भाई लिंग के अनुसार तो गलती हो जाएगी ना। कैसे गलती हो जाएगी, क्योंकि पुल्लिंग में बनता है सह, सह, तौ, ते, और नपुंसक लिंग में जो तत् के रूप बनते हैं वो बनता है तत्, ते, तानी। तो हम पुल्लिंग का ना करके इसको नपुंसक लिंग का बना देंगे। तो नपुंसक लिंग बहुवचन में वह के क्या रूप बनते हैं, तत्, ते, तानी। तो ते के स्थान पे हम तानी लगाएंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर, तानी लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये लिंग संबंधी आपकी अशुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर से देखिए बालह, बाल शब्द कैसा है, पुल्लिंग का एक वचन है
और ये सा कैसा लगा दिया, स्त्रीलिंग का एक वचन लगा दिया। तो क्या करना है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल देना है। तो सा की जगह क्या आ जाएगा, पुल्लिंग का सह आ जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखिए पुष्पम के साथ में भी यही किया है। पुष्पम कैसा है हमारा, नपुंसक लिंग का एक वचन है। पुष्पम, फलम, पत्रम, मित्रम, ये सब कैसे होते हैं, नपुंसक लिंग एक वचन में बनते हैं प्रथमा विभक्ति में। और ये कैसा दे दिया, सह दे दिया पुरलिंग वाला, पुरलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का। सह कैसा है आपके पास, पुरलिंग जिसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन लगा हुआ है। करना क्या है, ये दोनों चीजें समान रहेंगी, इनको हम नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रथमा की जगह हम द्वितीय विभक्ति लगा दें, नहीं करेंगे। बस नपुंसक लिंग को पुरलिंग से ट्रांसफर कर देंगे। तो पुरलिंग को हटाएंगे और नपुंसक लिंग का जो हमारा तत् है वह शब्द है उसको लगा देंगे। क्योंकि बार बार हम यही बता रहे हैं, सह, तऊ और ते किसके लिए आता है, पुरलिंग के लिए, जो वह को दर्शाता है, वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग वाले कौन से बनते हैं, वह सा, ते और ताह। सा बालिका वह लड़की, ते बालिके वे दोनों लड़की, और ताह बालिका यानी वे सब लड़कियां। और नपुंसक लिंग में हमारा जो वह बनता है वो क्या बनता है, तत्, ते और तानी। कैसे प्रयोग किया जाता है, कहेंगे वह फल तो कहेंगे तत्फलम, वे दो फल तो कहेंगे ते फले, और वे सब फल हैं, वे फल हैं तो कहेंगे तानी फलानी। तो क्या आएगा यहाँ पर, हमें नपुंसक लिंग एक वचन का वह का रूप हम इससे परिवर्तित कर देंगे। यहाँ तो नपुंसक लिंग था, उन्होंने लगा दिया था सह, तो ये गलत किया था, पुरलिंग का लगा दिया था ना। तो हमें क्या करेंगे भाई, नपुंसक लिंग के पास खुद है अपने वह का रूप, तो यहाँ पे तत् शब्द हम लगा देंगे। तो ये होती है हमारी कैसी लिंग संबंधी गलतियां जो कर देते हैं। जहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजों का याद रखना है, संज्ञा के साथ में प्रयोग होने वाला चाहे सर्वनाम हो या फिर विशेषण हो, ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा। संज्ञा शब्द के साथ में प्रयोग होने वाला चाहे विशेषण हो या सर्वनाम हो, सबकी लिंग, विभक्ति और वचन समान ही रहेंगे। लिंग, विभक्ति और वचन हमेशा कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, बदलेंगे नहीं। संज्ञा के अनुसार इसका लिंग, विभक्ति, वचन बनाना पड़ेगा। संज्ञा के हिसाब से ही हमें सर्वनाम का भी लिंग, विभक्ति, वचन परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिंग संबंधी हो गई। अब देखते हैं हम कौन सी आ रही है, कर्ता क्रिया संबंधी। तो उसमें अब इसमें भी समान चीज वही चलनी है कि हमें कर्ता देखना है, क्रिया देखना है, उसके अनुसार हमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ते हस थह। अब हस थह जो शब्द है तो हम कहेंगे क्रिया कहाँ की है, ये थह, तो मध्यम पुरुष की क्रिया में आता है थह। कैसे आता है, ती तह अंति सी थह थ। तो थह कहाँ का मिल रहा है हमें, ये मध्यम पुरुष का, द्विवचन का। और ये है कैसा, गलत। हमें क्या चाहिए, ते, मध्यम पुरुष का। अब ये कह रहे हैं अगर द्विवचन का, देखिए आप है ना इसको दो तरह से परिवर्तित कर सकते हो। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे थह करना है, एक तो ते हमारा किसके लिए आता है, बहुवचन के लिए भी आता है और द्विवचन के लिए भी आता है। तो हम कैसे परिवर्तन करेंगे देखते हैं आपको। देखिए अभी जैसे पुल्लिंग में वह को क्या कहते हैं, सह, तऊ और ते। ठीक है, तो ते हमें कहाँ मिलता है, पुल्लिंग में भी मिलता है, बहुवचन में, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी ते मिलता है। कहाँ मिलता है, ये जैसे हम लिख दिया सा, ते और ताह, और ये हो गया तत्, ते और तानी। ठीक है, अब सा, ते, ताह लिखा हुआ है, तत्, ते, तानी लिखा हुआ है। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ते के हिसाब से यहाँ पे जो क्रिया लगाई जाए वो कौन सी लगा दी जाए, प्रथम पुरुष के बहुवचन की लगा दी जाए। या तो हम इसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि ते कैसा है, प्रथम पुरुष का है, क्योंकि यहाँ पे भाई ना तो त्वम, युवाम, यूयम लिखा है, ना ही अहम, आवाम, वयम लिखा है। तो ये जो ते है वो कैसा है, हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। तो हस धातु में प्रथम पुरुष में क्या लग जाएगा, ती तह अंति। तो एक तो ये हमारा हसंती भी सही बन जाएगा,
और अगर मान लीजिए कि हमने इसको ते को हमने बहुवचन वाला ना समझा, हमने सोचा कि हो सकता है ये जो ते है वो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का आ गया हो, तब क्या परिवर्तन होगा? बोले तब भी ये परिवर्तन होगा कि प्रथम पुरुष, क्योंकि इनका जो पुरुष है वो कैसा है? ते जो शब्द है हर हाल में प्रथम पुरुष का तो आएगा ही। हाँ, और कह रहे हैं द्विवचन भी कर सकते हैं हम इसको, क्रिया को, क्योंकि ते जो होता है वो हमारा द्विवचन का कर्ता भी बनता है प्रथम पुरुष का, है ना। क्योंकि ये जो पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हुआ या नपुंसक लिंग हुए, ये सभी किसमें आ रहे हैं? हमारे प्रथम पुरुष की कैटेगरी में ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ते हसंती लगा देंगे, ती तह अंति के हिसाब से, तब भी सही होगा। और अगर हमने इसमें ती की जगह कौन सी द्विवचन वाली तह भी लगा दी, तब भी सही होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष की क्रियाओं में क्या जोड़ा जाता है अंत में? प्रथम पुरुष के लिए ती, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। तो चाहे तो हम बहुवचन वाला अंति भी जोड़ सकते हैं और द्विवचन वाला हमारा तह भी जोड़ सकते हैं। तो यहां पर हसंती भी बन सकता है आपका और हस तह भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि बस हमें करना क्या है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष की क्रिया लगा दी है तो मध्यम की नहीं आएगी, क्योंकि जो ते होता है वो प्रथम पुरुष में, द्विवचन में और बहुवचन दोनों में बनता है। तो या तो हम बहुवचन की क्रिया लगा दें या हम द्विवचन की क्रिया लगा दें। तो अगर लड़की होंगे तो कहेंगे ते हसंती, और हो सकता है स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग यानी कोई बालिका हो तो कहेंगे ते हसतः और ते हमारा हसतः। मित्र हो, नपुंसक लिंग मित्र हो जाता है, ते हसतः, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भाई क्रिया जो आएगी वो कैसी आएगी? कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार आएगी। ये हमारा नियम सत्य है, इसको नहीं बदला जा सकता। ऐसे ही देखिए वयम लिखा हुआ है, कर्ता कौन सा है? वयम। अहम आवाम वयम, यानी उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता लगा हुआ है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? हमारी उत्तम पुरुष के बहुवचन की। तो उत्तम पुरुष की लाइन याद रखिए, तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आमह। तो यहाँ पे वदावह नहीं आएगा, क्या आएगा? आमी आवह आमह। तो हमारी क्या बन जाएगी? वदामह, क्योंकि अहम आवाम वयम आमी आवह आमह। ऐसे हम बांट देते हैं क्रियाओं को कि अहम के साथ में आमी की क्रिया आएगी, आवाम के साथ में आवह आएगा, वयम के साथ में आमह आएगी। तो हमारी क्या हो जाएगा? वयम वदामह। उत्तम पुरुष फिर बहुवचन की क्रिया हम लगा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? अहम लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी कौन सी आएगी हमारी? उत्तम पुरुष एक वचन की। तो क्या हो जाएगी? कथयाम आएगा? नहीं, कहेंगे नहीं, कथयामह नहीं आएगा, क्योंकि अहम के लिए हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आमी लगाई जाएगी। आमी आवह आमह, हटाइए एक वचन वाला आमी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कथयामी, ठीक है। त्वम के साथ में मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया, त्वम युवाम यूयम, तो क्या आता है? सी थह थ, तो क्या हो जाएगा? स्मरामी लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष की क्रिया लगा दी है, जबकि त्वम कैसा है? मध्यम पुरुष का है। तुम मध्यम, तुम कौन हो? मध्यम पुरुष हो, तो मध्यम पुरुष के लिए क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष वाली आएगी, जिसमें हो जाएगा त्वम स्मरसी, ठीक है। फिर कहते हैं सह पठसी। अब सह लिख दिया है हमारा कौन सा? प्रथम पुरुष वाला, क्योंकि यहाँ ना त्वम युवाम यूयम है ना ही हमारा अहम आवाम वयम है। जब ये सब नहीं है तो क्रिया कौन सी आनी चाहिए? यहाँ पे हमें प्रथम पुरुष की आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी। तो सह पठसी आएगी? नहीं, प्रथम पुरुष की एक वचन वाली पठती आएगी। एक वचन वाली ही क्यों लगाई? क्योंकि जो सह शब्द है वो प्रथम पुरुष का कर्ता भी है और साथ में एक वचन भी है। प्रथम पुरुष का कर्ता भी है और एक वचन भी है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की पठती आ जाएगी। और ये पठसी कहाँ से आई थी? ये तो मध्यम पुरुष की थी। ये कहाँ से, ये किसके साथ आ सकती थी? ये तो हमारी सिर्फ और सिर्फ त्वम के साथ में आ सकती थी। ये तो मध्यम पुरुष की क्रिया थी और कर्ता प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी भाई इसी के अनुसार बनेगी। तो ये होते हैं कर्ता क्रिया संबंधी हमारी अशुद्धियां और उनके संशोधन।
ठीक है, अब और भी देख लेते हैं कर्ता क्रिया, जैसे सुंदरम पुष्पाणि। यहां पे भी कर्ता क्रिया कौन सी बात, वही अभी हमने सिखाया था कि संज्ञा के जैसे ही हमारे विशेषण आते हैं, संज्ञा के जैसे ही सर्वनाम आते हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या लिख दिया, पुष्पाणि, पुष्पाणि लिख दिया, और इधर लिख दिया उन्होंने सुंदरम, सुंदरम। अब देखिए अम और आनी, इनका क्या हमारा इसमें क्या परिवर्तन है। अब जैसे हमने पुष्पाणि शब्द लिया तो अब हम कहेंगे पुष्पाणि हमारा कहाँ बनता है, आनी शब्द कहाँ लग जाता है, कहेंगे भाई मूल शब्द तो इसका है पुष्प, क्या है, पुष्प, ठीक है, पुष्प इसका क्या है हमारा भाई मूल शब्द है। और अगर पुष्प के रूप देखे जाए तो वो कैसे बनते हैं, जैसे फल के बनते हैं, फलम फले फलानी, तो पुष्प भी बन जाता है हमारा पुष्पम, पुष्पे और पुष्पाणि। तो भाई हमारी जो तीन रूप बन रहे हैं प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में, वो क्या बन रहे हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो यहां पर आप ध्यान कीजिएगा, अगर कोई संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, क्या बताई जा रही हो, विशेषता। अब विशेषता क्या होगी, जैसे हमने कहा सुंदर फूल, क्या बोला, सुंदर फूल, तो जो सुंदर शब्द होगा वो पुष्पम जैसा ही बनेगा, सुंदरम पुष्पम, सुंदरे पुष्पे और सुंदराणी पुष्पाणि। समझ गए आप, फल होता है यहाँ पे, तो हम कहते सुंदरम फलम, सुंदरे फले और सुंदरे सुंदराणी पुष्पाणि। तो जो विशेषता है, सुंदर हो चाहे मधुर हो, सुंदर ना हो कि यहाँ पे अगर मधुर शब्द का हम आपको विशेषण बता दें, देखिए जैसे कहें मधुर यानी मीठा, और ये हो गया फलम, फले और फलानी। तो अगर फलम की विशेषता मधुर यानी मीठा बता रहे, एक फल की विशेषता बता रहे हैं, तो जैसे फल बना है फलम, तो मधुर भी उसके साथ में मिलकर बन जाएगा मधुरम फलम। फले के लिए अगर मधुर विशेषता यानी दो मीठे फल हैं तो कहेंगे हम मधुरे फले, और अनेक मधुर फल हैं, मीठे, बहुत सारे मीठे, सभी मीठे फल हैं, तो कहेंगे हम मधुराणी फलानी, मधुराणी फलानी। समझ में आई बात, कि जैसा हमारा संज्ञा शब्द की विभक्ति वचन होता है, उसका विशेषण शब्द भी उसी विभक्ति वचन का बन जाता है। तो यहां हम देखेंगे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पुष्पाणि, तो सुंदर भी बन जाएगा सुंदराणी। अब यहां लिखा है सुंदरः, लेकिन ये लिख दिया बालम, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाल शब्द में मां हलंत हमने कहाँ का लगा दिया, कर्म का लगा दिया, द्वितीय विभक्ति लगा दी, जबकि सुंदरः क्या होना चाहिए, बालः, क्योंकि सुंदर में अगर विसर्ग है तो बाल शब्द में भी हमारा विसर्ग बालः आ जाएगा। यहाँ पुरुषम में अगर हमारा मां हलंत है तो महान में भी हमारा क्या आ जाएगा, कहेंगे भाई अच्छा गलती हम देख रहे हैं, तो हम क्या बना देंगे, तो महान शब्द है, महान कैसा है, नकारांत है, तो हमारा एक वचन का है, क्योंकि महान जो शब्द है भवान शब्द जैसा बनता है, और महान कहाँ बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और ये पुरुष में क्या लगा हुआ है, ये इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे भाई जैसा महान है वैसा ही पुरुष बना दीजिए, तो द्वितीय से इसको पुरुष को भी एक वचन में हम प्रथमा विभक्ति में बदल देंगे। तो प्रथमा विभक्ति में पुरुष शब्द का हमारा रूप क्या बनेगा, पुरुषः, क्योंकि महान हमारा कैसा शब्द है, भवान, नकारांत शब्द है, जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाया जाता है। तो अगर महान में प्रथमा विभक्ति है तो पुरुष में भी हमें एक प्रथमा विभक्ति ही लगानी पड़ेगी, तो पुरुषम द्वितीय से हटके कहाँ आ जाएगा, पुरुषः बन जाएगा। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, तो पुरुषम कहाँ बना, द्वितीय विभक्ति का, महान कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति का, तो क्या करेंगे, द्वितीय से उठा के इसको प्रथमा में ही बदल देंगे, तो पुरुषम बन जाएगा पुरुषः। फिर से देखिए वृक्षः, वृक्षः लिखा है तो हरित भी बन जाएगा, क्या, हरितः। फलम तो क्या हो जाएगा, मधुरः होगा, नहीं, फलम में अगर मां हलंत है तो मधुर में भी मां हलंत लगा के हम लिख देंगे मधुरम। तो इस प्रकार से ये हमारे कैसे हो जाएंगे, कर्ता क्रिया ना हो के हमारा ये कर्ता क्रिया संबंधित नहीं होंगे, ये हमारा विशेषण और विशेष्यवाची हमारी अशुद्धियां हो जाएंगी, विशेषण और विशेष्य।
ठीक है, यानी जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण बन जाता है और जैसा विशेषण होता है वैसा ही विशेष्य हमें बनाना पड़ता है। और कैसे बनाते हैं, ये हम विभक्तियों के अनुसार बनाते हैं। ऐसे तो जैसे हमने ध्यान याद सरलता से हो जाए इसलिए ये बताया कि फलम में माहलंत, तो हरित में भी माहलंत लगा देना। फले में एक ही मात्रा है तो हरित में भी हरिते लगा देना। फल में फलानी लिखा है, आनी लगा है, तो हमारे हरित में भी हरितानी लगा देना। अच्छा, वही सी चीजें क्यों लग रही हैं, क्योंकि उनकी अगर हम विभक्ति के रूप देखें तो वैसे ही समान बनते हैं जैसा कि हमारा संज्ञावाची शब्द बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाती हमारी विशेषण विशेष्य संबंधी। अब कहते हैं उपपद विभक्ति वाली भी। अच्छा, कारक में हमने आपको उपपद विभक्तियां वाली अशुद्धियां समझाई थी। हमने आपको उपपद विभक्ति समझाई है कि देखिए जो हमारा नियम है वो क्या कहता है कि कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आनी चाहिए। कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में हमारी द्वितीया विभक्ति आनी चाहिए। करणे तृतीया, यानी कर्ण में हमारी कौन सी आनी चाहिए, तृतीया विभक्ति आनी चाहिए। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में हमारी कौन सी आनी चाहिए, चतुर्थी विभक्ति आनी चाहिए। अपादाने पंचमी, अपादान में हमारी पंचमी विभक्ति आनी चाहिए। संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में हमारी कौन सी आनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। और अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए। ये तो भाई हमारा कैसा नियम है, सर्वविदित है और अटल है कि कर्ता के साथ में प्रथमा आएगी, कर्म में द्वितीय लगेगी, कर्ण में तृतीया लगेगी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाएगी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगानी ही है। लेकिन उपपद विभक्ति क्या कहती है कि इनमें तो ये लगेगी, ये तो निश्चित बात है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब हमें इनमें चिन्ह तो हमें दिख रहे होंगे यही इन्हीं कारकों वाले। जैसे हमें कहीं पे चिन्ह तो दिखेगा कि ने लगा हुआ है, कहीं पे हमें चिन्ह दिखेगा कि इसके साथ में तो को का भाव आ रहा है, कहीं पे हमें लगेगा से और के द्वारा का अर्थ आ रहा है, कहीं लगेगा कि के लिए लगा हुआ है, लेकिन उसमें के लिए होते हुए भी उसमें हम चतुर्थी नहीं लगाएं। अगर कहीं कहीं पे ऐसा हो कि को दिख रहा हो, हमें वाक्य में को मिल रहा हो, भाव में अर्थ में भी को मिल रहा हो, लेकिन को होते हुए भी शब्द के साथ में हम द्वितीय विभक्ति ना लगाएं, तो उस परिस्थिति को उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो अब हमने उपपद विभक्ति बहुत अच्छे से समझाई है, जरा अगर नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको तृतीया विभक्ति का एक सूत्र बताया था, तृतीया विभक्ति कर्ण के साथ में आती है, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन तृतीया विभक्ति और कहाँ कहाँ आती है तो इसके हमने सूत्र बताए थे। कहते हैं कर्णे तृतीया, ध्यान रखिएगा, कर्णे तृतीया यानी कर्ण में तृतीया विभक्ति आती है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ कहाँ आती है, अब आप कहेंगे सहार्थे तृतीया, ये भी एक सूत्र हमने आपको बताया था। सहार्थे तृतीया यानी सह के अर्थ में, यानी सह जहां पर होगा उसमें भी तृतीया विभक्ति लगाएगी। फिर कहेंगे एक आती है येनांग विकारः तृतीया, येनांग विकारः तृतीया, यानी अगर किसी व्यक्ति के जिस अंग में विकार है, जिस अंग में कुछ खराबी है, उस अंग में भी तृतीया विभक्ति आती है। तो याद रखिए कर्णे तृतीया, सहार्थे तृतीया और येनांग विकारः तृतीया, जिस अंग में विकार होता है उसमें भी हमारी तृतीया विभक्ति आती है। तो यहाँ क्या लिखा है, सह तस्य सह पठति। अब सह के साथ में आना चाहिए क्या, तृतीया विभक्ति, और यहाँ लिख दिया है तस्य। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, वह उसके साथ पढ़ता है। अब आप कहोगे तस्य में काकी के का भाव निकल रहा है, तस्य में क्या भाव निकल रहा है, तस्य का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके। और काकी के चिन्ह कहाँ का होता है, षष्ठी विभक्ति का। तो भाई उसके के लिए षष्ठी विभक्ति तस्य बिल्कुल सही लगी हुई है, क्योंकि अर्थ भी तो यही कह रहा है, अर्थ भी कह रहा है कि काकी के हिसाब से षष्ठी लगा दीजिए। लेकिन ये जो सह लिखा था, इस सूत्र ने कह दिया कि नहीं, सह के साथ में तस्य नहीं आएगा, षष्ठी का तृतीया विभक्ति का आएगा। तो उस तस्य की जगह पे यहाँ पे हम तेन लगा देंगे। तत् शब्द का कौन सा लगाएंगे,
तेन लगाएंगे, ना कि तस्य लगाएंगे। तो यही उपपद विभक्ति होती है कि काकी के का अर्थ निकल रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने क्या किया, उसमें हमने सब षष्ठी न लगा के तृतीया विभक्ति लगाई। ये सूत्र कहता है। ऐसे ही देखिए, अभितः, अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, सूत्र बताया है हमने। क्या बताया था? अभितः परितः उभयतः सर्वतः समयानिक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया। याद रख लीजिए, रट लीजिए, ये उपपद विभक्ति, इसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे लिख दिया है अभितः, अभितः परितः दोनों ओर, चारों ओर, परितः और कहेंगे उभयतः, उभयतः का भी अर्थ दोनों ओर, सर्वतः यानी सब ओर। इनके योग में जिसके चारों ओर बताया जा रहा होगा, जिसके सब ओर बताया जा रहा होगा, जिसके दोनों ओर बताया जा रहा होगा, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएगी। तो कहेंगे अभितः ग्रामम, ग्राम में आएगा या ग्रामम आएगा? अब आप कहोगे गांव, गांव में आएगा या भाई कौन सा आएगा? कहेंगे नहीं भाई, हमें तो कुछ भी लगा हुआ हो, यहाँ पे सप्तमी लगी हो, षष्ठी लगी हो, पंचमी लगी हो, हमें तो अभितः के साथ में जिसके चारों ओर की बात कही जा रही है, जिसके दोनों ओर की बात करी जा रही है, उसमें हमें द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। तो यहाँ पे परितः लिखा होता तब भी ग्राम शब्द ग्रामम बन जाता, उभयतः लिखा होता तब भी ग्रामम बनेगा, सर्वतः लिखा होता तब भी ग्रामम बनेगा। ठीक है, किन की वजह से? इन शब्दों की वजह से। लिख लीजिए, अभितः परितः उभयतः। सूत्र तो सिर्फ इतना होता है, अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, लेकिन इसमें हम और 2-4 शब्द इसलिए जोड़े देते हैं जिससे एक ही सूत्र में आपके सारे शब्द आ जाएं कि अभितः परितः उभयतः सर्वतः समया निकषा हा प्रति। इतने शब्द याद रख लीजिए। इनके साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। योगे यानी योग में, इनके योग में, इनके साथ में द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है, तो यहां अभितः, ग्रामम, ग्रामे अभिता लिखा होता तब भी आगे पीछे हो जाए गांव का, ऐसा मतलब नहीं है कि आगे पीछे अगर विद्यालय हो लिखा हुआ हो। हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिसके चारों ओर बताई जा रही हो वस्तु, उसमें द्वितीय लगाना है, तो ग्रामे ना लग के यहाँ ग्रामम आ जाएगा। ठीक है, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम समया वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम निकषा हमारे वृक्षाः सन्ति। अर्थात अगर ये शब्द हैं कि विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालय के सब ओर, अब सब के साथ में विद्यालय में के लगा हुआ है, षष्ठी आनी चाहिए, नहीं आएगी, द्वितीय आएगी सूत्र के वजह से। ठीक है, तो ये हमारी होती है उपपद विभक्ति। ऐसे ही हमने आपको बताया था, क्या बताया था? अनु उपसर्ग के साथ में, अनु के साथ में भी हमारी कौन सी आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पे अनु लिखा हुआ था तो उसके साथ में जनक हो गया हमारा जनकम। ठीक है, ऐसे ही लिखा था यच्छ धातु, दा और यच्छ, दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है जिसको दान दिया जा रहा हो। जबकि हम कह रहे हैं कि गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं, कहेंगे बिल्कुल सही तो अर्थ निकल रहा है कि गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन ये प्रदान करने की जो धातु है कहती है जिसको प्रदान किया जा रहा हो, जिसको दिया जाए दान, वो हो जाता है संप्रदान, और संप्रदाने चतुर्थी। तो यहाँ पे दान किसको दिया जा रहा है? किसको प्रदान किया जा रहा है? शिष्य को। तो को का अर्थ होते हुए भी इसको कर्मणि द्वितीय विभक्ति नहीं लगाएंगे, हम चतुर्थी लगाएंगे। जिसको दिया जाए दान वो हो जाता है संप्रदान, और संप्रदानी चतुर्थी। तो शिष्य हमारा शिष्यम न बन के बन जाएगा शिष्याय। ठीक है, अब कहते हैं भीत्रार्थे पंचमी, सूत्र हमने करवाए हैं भीत्रार्थे पंचमी, यानी जहां भय और त्रात
इन अर्थ निकले तो इसमें अर्थ आप निकालना कि जिससे डर लग रहा हो उसमें पंचमी लगानी है। तो कहेंगे सह सिंहेन विभेति, वह सिंह से डरता है, तो से होते हुए भी यहाँ पे पंचमी आएगी कि सह सिंहात विभेति, सह सिंहात विभेति। जबकि से ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक तरह से साधक बन रहा है, यानी डर का कारण बन रहा है। तब भी इसमें तृतीया नहीं लगा के ये जो भय धातु है ना, विभेति, विभेति जहां पे दिख जाए वहां पे जिससे डर लग रहा हो, सिंह से डर लग रहा है, चोर से लग रहा है, पुलिस से लग रहा है या किससे लग रहा है, तो उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से भाई ये उपपद विभक्तियां वाली जो हैं, ये सारी अशुद्धि संशोधन आप तब कर सकते हैं जब आपने हमारे कारक के, शब्द रूप के और धातु रूप के ये अगर वीडियो देख लिए, क्योंकि हम आपसे बार बार कह रहे थे कि कारक, शब्द रूप और धातु रूप ये क्या होते हैं, संस्कृत की मूल जड़ हैं। अगर ये आ गई तो आगे की सारी चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। तो हमें करना क्या है, आप जैसे कारक संबंधी जब पढ़ रहे हैं तो आप एक बार कारक उपपद विभक्ति संबंधी एक वीडियो देख लीजिएगा, जिससे जब सूत्र आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप आराम से शब्दों को देखते से ही विभक्तियां सही लगा पाएंगे आप। ठीक है ना, इस तरह से ये वीडियो होता है आपका पूरा, थोड़ा बड़ा पार्ट था, लेकिन हमने कहा इसको टुकड़ों में ना बना के हम एक ही साथ बनाएंगे, जिससे कि आपका एक जो फ्लो है, सीखने का फ्लो है, क्योंकि आधी चीज़ें यहाँ बता दें, आधी वहाँ बता दें, तो वो आधा किसी ने देखा और आधा नहीं देख पाया तो चीज़ें छूट जाती हैं, इसीलिए हमने उसको एक साथ में आपके लिए बना दिया। ठीक है, अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप क्लास पे क्लिक करते हैं तो क्लास 7th के सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपने व्याकरण को क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट हो गई ओपन, और प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो साथ में नहीं दिखेंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जिस चैप्टर को पढ़ना है उसी को कीजिए क्लिक, तो वही टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लेलिस्ट में अपनी सारी प्लेलिस्ट एक साथ में खुले। जब जहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास चैप्टर का नाम होता है तो हम सीधे डायरेक्ट उसी पे पहुँच जाते हैं कि मैं सब नहीं पढ़ना है, संधि पढ़नी है, संधि पे गए तो संधि की ही वीडियो की लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं कि सारी ग्रामर की एक साथ में आ जाए। तो भाई आज ढूंढना आसान हो जाता है यहाँ पर, और ये भी पता चल जाता है कि भाई हर चैप्टर में कितने वीडियो करवाए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम अपने एक नए पाठ को, समय लेखन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।